सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लगभग 45 मिनट से भी कम टाइम में इलेक्ट्रोस्टैट का एक रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैट, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये बोर्ड्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। इस चैप्टर को हम स्टार्ट और फिनिश करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन से आप ले सकते हैं, चार्ज से आप ले सकते हैं, और स्टैटिक का सीधा सीधा मतलब होता है एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम जो मेन बात करने वाले हैं वो है चार्जेस के बारे में। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 12th का सिलेबस अगर हम देखें तो 60% डिपेंड करता है कि चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। बिकॉज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इट कैन प्रोड्यूस ईएम वेव्स। तो यही सब चीजें हम देखने वाले हैं, बट इस चीज की शुरुआत होगी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज इज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो चार्ज रुका हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जो चल रहा है, जो मूविंग चार्जेस हम देखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और उनकी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं तो हम ईएम वेव्स के चैप्टर में हम ये देखते हैं। चार्ज की अगर यूनिट के बारे में मोटा मोटी बात करें तो कूलम हो सकती है, फेराडे हो सकती है, स्टेट कूलम हो सकती है। कई जगह पे हम ये यूनिट देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफरेबल है। अगर आप किसी बॉडी को लेते हैं जिसके पास कुछ चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है एंड इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द मास। सीधी सी बात है कि चार्ज है क्या? इट इज लॉस और गेन। ये क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का हालांकि मास बहुत कम होता है, बट फिर भी मास तो है। इसलिए कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या गेन करेगी तो मास में फर्क आएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास बढ़ जाएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उसका मास घट जाएगा। चार्ज हमेशा ही क्वांटाइज्ड होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो जो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी है वो होता है प्लस और माइनस NE। Q इज द टोटल चार्ज। यहाँ पे प्लस और माइनस बिकॉज लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज कंजर्व्ड है क्योंकि सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, जैसे हमने ट्रांसफरेबल भी पढ़ा था। तो जितना पॉजिटिव किसी बॉडी के ऊपर आया है तो किसने किसी के ऊपर नेगेटिव आया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए पर पता नहीं कहां से आए। किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे तभी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपए आए हैं तो किसी न किसी के 100 रुपए गए होंगे तभी तो आए होंगे। तो सेम गोज विद द चार्ज। इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ये लोकेशन के ऊपर, स्पीड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर यहाँ पे आपके ऊपर 10 कूलम चार्ज है तो आप किसी भी स्पीड से चल रहे हैं, कहीं पे भी पहुंच जाएं, आपके ऊपर 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट एनर्जी। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ईएम वेव्स में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हमें पता है कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये तो चार्जिंग हमने देखा कि चार्जिंग क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हमने चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ये अब तक बात की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम उसको कैसे चार्ज करेंगे? उसके कुछ तरीके होते हैं। फ्रिक्शन मतलब सीधा सीधा अगर आप रब करेंगे। ओके, अब चार्जिंग होता कैसे है अगर हम देखें तो देखो, अगर हम एटम देखें तो एटम बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपने फिक्स्ड एनर्जी और ऑर्बिट होते हैं। फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि अगर
इस लेवल से, ये एनर्जी लेवल से अगर एनर्जी कम हुई तो वो अंदर आ जाएंगे और एनर्जी ज़्यादा हुई तो बाहर आ जाएंगे। इमेजिन कीजिए अगर आप दो बॉडीज को रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हीट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो निकल जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन एक तरीका है बॉडीज को चार्ज करने का। बट इसमें एक बात हमको ध्यान ये देनी है कि इसमें आप दो कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज आप रब करेंगे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट द मोमेंट दे विल टच अगेन, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो वो दोबारा कंडक्ट कर जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसलिए दो कंडक्टर्स को हम चार्ज नहीं कर सकते। कंडक्शन के बारे में अगर बात करें, कंडक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी थी, इसके ऊपर सपोज 10 कूलम चार्ज था, दूसरी बॉडी शेप साइज की आई, वो अनचार्ज थी, उसने इसको टच किया तो क्या होगा, 5 कूलम आ जाएगा। ओके, ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आपका सरफेस एरिया कितना है। मींस अगर एक बॉडी है जो मेरे सेम साइज की है, अगर वो चार्ज है, मैं चार्ज हूं, मैंने उसको टच किया तो हमारे ऊपर हाफ हाफ आ जाएगा। बट अगर मैं उससे डबल हूं तो टोटल चार्ज विल डिवाइड इन 3 पार्ट, 2 पार्ट मेरे पास होंगे और एक पार्ट उसके पास होगा, बिकॉज मेरा एरिया उससे डबल है। अगर मैं 10 गुना उससे बड़ा हूं तो टोटल चार्ज विल डिवाइड इन 11 पार्ट्स, 10 पार्ट विद मी एंड 1 पार्ट विद दैट पर्टिकुलर बॉडी। अगर मैं इतना बड़ा हूं कि मेरा साइज उसके साइज से कंपेयर नहीं हो सकता है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज है, द मैक्सिमम ऑफ द चार्ज, और यू कैन से द एंटायर चार्ज विल कम ऑन मी एंड उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग भी हम इसी को बोलते हैं। तो ये हुआ कंडक्शन। बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन का मतलब होता है कि चार्जिंग समथिंग विदाउट टचिंग इट। अब अगर मान लीजिए एक अनचार्ज बॉडी आपके पास है और यहाँ पे आप एक पॉजिटिव कुछ लेके आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्रिएटिंग पॉजिटिव ऑन द अदर साइड। अब होगा क्या, अगर इसको हम अर्थिंग कर देंगे तो ये तो इसको रिपेल कर ही रहा था, तो ये निकल जाएगा और इस बॉडी के ऊपर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपने इसको टच नहीं किया बट आपने इसको चार्ज कर दिया, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर ऐसी दो भी बॉडी हम यूज करेंगे, ओके नाउ, अब अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके आएंगे और यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज नॉन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी की वजह से पोलराइजेशन भी होती है। अगर इमेजिन कीजिए एक ये है, सपोज हम यहाँ पे ही देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे अब तक जब तक मैंने एक एटम को चार्ज नहीं किया था तो हो क्या रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सेंटर एक ही था। बट जैसे ही इसके पास अगर मैं कुछ पॉजिटिव लेके आऊंगा तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियस को तो रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक तरफ कर देगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर अलग अलग हो जाएगा। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक्स में हम अक्सर पोलराइजेशन को देख पाते हैं। तो पोलराइजेशन जब आपके सिलेबस में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा थोड़ा बहुत, तो हम वो इंडक्शन से ही रिलेट कर सकते हैं। अक्सर इंसुलेटर में हम उनको चार्ज तो नहीं कर सकते, बिकॉज चार्जिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉट इंसुलेटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सीधा हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, अगर दो चार्ज हैं आपके पास, अगर दो चार्ज आपके पास हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, देन उनके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे होगा K। K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है, जो कि 9 × 10⁹ है वैक्यूम के लिए। यूनिट के बारे में बात करें तो हम सीधा सीधा इस ऊपर वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं कि दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस। एप्सिलॉन नॉट की बात करें, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, दो चार्ज कहाँ पे रखे हैं ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम उनको वैक्यूम में रखेंगे तो उनके पास परमिटिविटी बहुत है। अगर हम उनको सपोज
अगर और किसी मीडियम में रखते हैं, सपोज वाटर में हम उनको रखते हैं या हनी में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं, तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा तो उनकी परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है वो उस इंटरेक्शन को अलाउ ना करे। तो एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे 1/4 पाई के, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हम देख पाते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में अगर बात करें ऑफ ए मीडियम, ये होती है एप्सिलॉन, अगर कोई और मीडियम, तो उसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो वैक्यूम की है इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि वो दूसरा मीडियम जो आपने लिया है वो इन रिलेशन टू वैक्यूम कितना ज्यादा या कितना कम परमिट कर रहा है। आपको ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि कम ही करेगा, सबसे ज्यादा परमिटिविटी वैक्यूम की ही होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, जिसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल देते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये होता है 1/4 पाई के, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में बात करें तो हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख पाते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER जो होता है, इसको हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसका काफी यूज होगा और आगे आने वाले सेशंस में हम एक पर्टिकुलर सेशन में इसके ऊपर ओनली न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, जिसको आप थोड़ा बेटर समझेंगे। बट अभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इसके साथ ही आता है हमारा नया कॉन्सेप्ट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, फोर्स हो, फील्ड हो, हम वेक्टर्स के साथ डील करते हैं। तो F12 का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपका चार्ज Q1 है, यहाँ पे आपका चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो अपना था ही, इसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं R21 विच इज अलोंग 2 to 1। तो F21 अगर देखेंगे तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। R12 एक यूनिट वेक्टर क्या करता है? आपको डायरेक्शन दे देता है, जो कि हम अगर यूनिट वेक्टर को ओपन करें, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R21 माइनस R1 क्यूब। ये मोड है आपका, दिस इज मोड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, एंड R2 माइनस R1 ये वेक्टर हो गए। तो यूनिट वेक्टर को हमने थोड़ा ओपन किया है, नथिंग एल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर्स एक ऐसी चीज है जो दो चार्जेस के बीच में होती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे चार्ज प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर हम सुपरपोजिशन की बात करें तो हम बेसिकली सारे फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं और ये वेक्टर सम होता है। सो F1 टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 विल बी इक्वल टू F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ये सब हम ऐड कर देंगे। फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, ये मैनी बॉडी इंटरेक्शन नहीं है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। चाहे 2 बॉडी हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, तो ये इंडिविजुअली ही अपना फोर्स लगाएंगे किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। अगर हम उसको वेक्टरली ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या टोटल फोर्स ऑन द बॉडी। दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड है, बट दिस इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिकॉज इट इज मैनी बॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, ये 2 बॉडी इंटरेक्शन नहीं है, दिस इज मैनी बॉडी इंटरेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे ही लागू होगा और कहीं पे लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है पहली बात तो, इट इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज F/Q0। मींस किसी भी चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रांग है ये कैसे पता चलेगा? उसकी विसिनिटी में, उसके स्पेस में हम एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर जितना फोर्स वो लगा पा रहा है उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट
कैन बी फेल्ट, मतलब इसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन जब आपको देखने को मिल जाए तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को हम F/Q0 से लिखते हैं। F की यूनिट मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम हम देख पाते हैं और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हम सुपरपोजिशन देखते हैं बिकॉज ये भी वेक्टर है। उससे पहले हमको थोड़ा समझना होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। देखिए, हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अगर बात करें कंडक्टर की तो कंडक्टर कंडक्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये मेरा पेन अगर एक कंडक्टर है, तो मैं अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूं तो वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिकॉज वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही कर रहा है तो वो दूर ही जाएगा, करेक्ट। तो उसको हम बोल देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल चार्ज विल डिवाइड ऑन द टोटल लेंथ, टोटल चार्ज विल डिवाइड ऑन द टोटल लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। बात करें अगर ये टेबल मैं लेता हूं और उस टेबल के ऊपर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा क्या हो गया? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करूं, ठीक है, अब क्या होगा कि कंडक्टर्स में तो सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं, अंदर में तो कुछ रहते नहीं है। बट नॉन कंडक्टर के केस में वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बिकॉज नॉन कंडक्टर में अगर ये नॉन कंडक्टर होती है और मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो वो यहीं पे रहते हैं, करेक्ट। सो वो और कहीं नहीं जाते बट वो पूरा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसमें टोटल चार्ज विल डिवाइड ऑन टोटल वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब उसकी यूनिट हो जाती है। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, क्यू की जगह आपको कहीं पे तो लेमडा एल लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको सिग्मा ए लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको रो वी लिखा मिलेगा। इन सब का मतलब एक ही है। यहाँ पे लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्यू की जगह कहीं पे लेमडा एल या फिर सिग्मा ए या फिर रो वी लिखा हुआ मिल जाए तो यहां से आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, और हम मानते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर लाइंस ऑफ फोर्स हैं। लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। मतलब इट इज नथिंग बट पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी भी फील्ड में रखें तो जो पाथ फॉलो करेगा उसी को हम लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाएगा, करेक्ट, नेगेटिव चार्ज से पास में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट नेगेटिव। ओके, ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं बना सकते, मतलब पॉजिटिव से शुरू हो गए, नेगेटिव टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, दैट्स ऑल। ये नेगेटिव से पॉजिटिव के पास कभी भी नहीं आएंगे, तो क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे। ओके, अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब देखो पॉजिटिव ये जैसे जैसे पास आएंगे तो ये ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये बहुत बड़ा है, अगर ये चार्ज बहुत बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, तो ये स्प्रेड होगा, ये उतना स्प्रेड नहीं होगा। दोनों सेम है तो दोनों सेम स्प्रेड होंगे। सो ये आपको देखने को मिलता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव जब होंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो भी रिपेल ही करेंगे, बट नेगेटिव से आप देख रहे होंगे एरो यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव में ये एरो बाहर की तरफ जा रहा था। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे अगर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो दिस सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ये ऐसे जाएंगी। ओके, अच्छा, अगर एक लाइन ऑफ फोर्स को नेगेटिव नहीं मिला, मतलब पॉजिटिव से वो स्टार्ट तो हो गई बट नेगेटिव उसको नहीं मिला, तो वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर दे टर्मिनेट एट नेगेटिव और एट इन्फिनिटी, दे विल कीप गोइंग। अगर पॉजिटिव की तरफ देखें, ये डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न कैसे दिखाई दें, तो आपको ये ड्रॉ करना होगा। नेगेटिव के लिए आपको ये ड्रॉ करना होगा, दो पॉजिटिव होंगे तो आपको ये ड्रॉ करना होगा, दो नेगेटिव होंगे तो ये ड्रॉ करना होगा। अगर एक
सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और देयर इज अ शीट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, नो नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा उससे उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये आप देखते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, बट इमेजिन कीजिए कि अगर दो लाइंस ऐसे क्रॉस हो गई, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कमिंग टू डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, जैसे मैंने बताया कि ये ओरिजिनेट पॉजिटिव से होंगी, टर्मिनेट नेगेटिव पे होंगी, क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये पास पास में आ सकती हैं, और यही प्रॉपर्टी बताती है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडनली ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर, हमेशा ही सरफेस के 90 डिग्री पे होंगी। नो मैटर हाउ द सरफेस इज, ये सरफेस के 90 डिग्री पे होंगी, बट कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे आ जाता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचता ही नहीं है। मोर फील्ड मोर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर फील्ड स्ट्रांग होगा तो पर यूनिट एरिया वहां पे ज्यादा लाइंस होंगी। और यहां से इस कॉन्सेप्ट से हम एक और चीज समझ सकते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फाई क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम E डॉट ds से लिखते हैं। E डॉट ds, E मतलब जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ds जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो E डॉट ds यहाँ से एक फ्लक्स आप समझ सकते हैं, जिसको हम गॉस थ्योरम में यूज करते हैं अक्सर। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास एक ये है और एक ये, इतना ही एरिया अगर हम लें तो यहाँ पे तो शायद दो ही लाइन है और उतने में यहाँ पे शायद चार आ जाएंगी। तो यहाँ पे ए पे फील्ड ज्यादा है, बी पे फील्ड कम है। लाइंस जितनी पास पास होंगी फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, लाइंस जितनी दूर दूर होंगी फील्ड उतना ही वीक होगा। एक पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। करेक्ट, टेंजेंट ड्रॉन will give you the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और कौन देता है? पॉजिटिव चार्ज जहां पे जाएगा, तो दोनों सेम ही बात हो जाती है। नाउ कमिंग टू, अगर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, उसमें अगर पॉजिटिव रख दिया तो पॉजिटिव उसको साथ लेके जाएगा, करेक्ट, उसको रिपेल करेगा। एंड नेगेटिव रख दिया तो उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव डायरेक्शन उससे, नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक और बात यह है कि फोर्स जो है ma के बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में हमने देखा कि फोर्स q इनटू e के बराबर भी होता है। तो यहां से अगर हम a निकालना चाहें तो QE बाई m हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, a की जगह आपको QE बाई m लिखा मिलेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज QE बाई m इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। अगर एक नेगेटिव चार्ज को हम रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और वो डिसलरेट होगा। इन द स्टार्टिंग इट विल कम टू जीरो एंड देन इट विल probably accelerate, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पहले जा रहा था तो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ
ये बात हुई जब वो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा था। अब क्या होगा कि अगर वो 90 डिग्री पे एंटर कर जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, और एक चार्ज है जो यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरफ था, ये चार्ज ऐसे एंटर होता है, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। तो क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेगा। आई होप यू रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ क्लास 11th, अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अभी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ux तो v नॉट है, हमने क्योंकि u में ही उसको वेलोसिटी दिया है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कोई है नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x होगा, vx भी v नॉट ही होगा, बिकॉज x डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, बिकॉज वो जिस डायरेक्शन में एंटर हुआ था वहां पे उसको एक्सेलरेट या डिसलरेट करने के लिए कोई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है तो उसको ये मोशन वो चेंज नहीं कर सकता, मतलब x में उसका वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो x क्या हो गया v नॉट इंटू टी, जहां से आप t निकाल सकते हो x बाई वी नॉट। ये हो गया x एक्सिस की कहानी। बट y एक्सिस में अगर हम देखें तो y में आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं थी, vy तो जीरो था, बट एक्सेलरेशन था जो कि q e बाई m, जो कि हमने प्रूव किया। तो y s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को याद करो, तो y क्या हो जाएगा, हाफ a की जगह q e बाई m इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ q e बाई m और t की जगह x बाई वी नॉट यहाँ से हमने लिया है, करेक्ट रख दिया। तो y क्या हो जाएगा, हाफ q e बाई m x स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया। तो पाथ जो ये है इसका पैराबोलिक पाथ होगा, वैसे भी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक ही होता है। तो डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगी कि y तो होगा, अब ये देखो ये प्लेट यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, तो फिर ये फर्दर कर्व नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा। इसका मतलब y जो यहाँ पे आया प्लस डी टेंजेंट थीटा यहाँ से जो हमने निकाला, ये तुम्हारा टोटल डिफ्लेक्शन हुआ y प्लस डी टेन थीटा। तो टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स निकाल सकते हैं, वी वाई की वैल्यू और वी एक्स की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, वी विल गेट। तो दिस इज व्हाट विल हैपन ए चार्ज पार्टिकल जब वो इनिशियली मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फील्ड उसको एक कर्व देगा जो हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे भी जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। कमिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल नाम ही बता रहा है, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, मतलब जो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि बात करें NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक डाइपोल है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइपोल है। एक आइसोलेटेड एटम कभी भी डाइपोल नहीं हो सकता, क्योंकि होता क्या है, एक आइसोलेटेड एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही होता है। न्यूक्लियस अगर हम देखेंगे बीच में होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का सेंटर एक ही होता है। बट जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट कैन बी अ डाइपोल। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, तो ये डाइपोल हो सकता है। इसलिए हमने डाइइलेक्ट्रिक की जब बात की थी, पोलराइजेशन की जब बात की थी, तो पोलराइजेशन से हमारा ये मतलब था कि हम एक एटम को भी पोलराइज कर सकते हैं, जहां से आपको एक डाइपोल देखने को मिल सकता है। डाइपोल मोमेंट एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, पी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, यूनिट कूलम्ब मीटर होती है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट क्यू ईदर चार्ज, मतलब प्लस माइनस क्यू में से, ठीक है, इंटू 2a। अच्छा, एक प्लस 2q हो और एक माइनस q हो, ये भी डाइपोल नहीं बनाता है, बिकॉज डाइपोल का एक्चुअल मतलब होता है डाई, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। क्या होगा अगर हम एक्सियल पॉइंट पे उसका फील्ड देखने की कोशिश करें, तो ये हमारा एक डाइपोल है जिसमें 2a इनके बीच का डिस्टेंस है। 2a हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए। आगे जाके हमने इस डिस्टेंस को हाफ ऑफ करना होगा, तो हमें आसानी हो जाती है अगर हमने 2a लिया है। तो अगर हम a लेंगे तो इट विल बिकम a by 2 एंड a by 2, जब उसको हाफ करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे
तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। डेफिनेटली नेगेटिव थोड़ा दूर है इसलिए उसका फील्ड थोड़ा कम होगा, पॉजिटिव का फील्ड थोड़ा ज्यादा होगा। ये पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस है तो डेफिनेटली जो नेगेटिव है उससे होगा आर प्लस ए और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे होगा आर माइनस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस कितना होगा 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस ए होल स्क्वायर। ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए होल स्क्वायर। अल्टीमेटली इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर में हैं। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ गया 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर आ गया। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4ar डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको याद होगा जो पिछले ही स्लाइड में हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है Q इंटू 2a। तो यहाँ से Q आपके पास है, 4a आपके पास है, तो आप यहाँ से 2a ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और p यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कितना होगा 1/4 2p/r3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2p/r3, क्योंकि अब हम इक्वेटोरियल पे देखेंगे। इक्वेटोरियल पे कहानी थोड़ी सी अलग होगी। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, देखो ये अगर एक डाइपोल, ये प्लस है ये माइनस है, इस लाइन में मैं कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लूंगा तो एक्सियल पॉइंट होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो भी लूंगा उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। ये डायग्राम आई बिलीव आपको दिख रहा होगा। इसमें ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉइंट लिया गया है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये हाफ है ऑफ कोर्स। तो ये डिस्टेंस कितना होगा √r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दी है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। अब होगा इसमें क्या कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, इसको मैं थोड़ा और क्लियर आपके लिए कर देता हूं कि अगर एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसको आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो या फिर इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए। ओके, इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और इसके दो कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट मतलब जो cos थीटा कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएंगे। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू दोनों से सेम ही डिस्टेंस पे हैं, तो 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर सेम ही आएगा। इक्वेटोरियल क्या होगा, तो हम इन दोनों को, इसका भी cos थीटा कंपोनेंट और इसका भी cos थीटा कंपोनेंट ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2EQ cos थीटा, 2 क्यों, बिकॉज दोनों का सेम ही डायरेक्शन में है, 2EQ। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है, ये जो हमने लेफ्ट साइड आया है तो इसलिए हमने इसको माइनस लिया है। अगर हम इसको प्लस इसको माइनस लेते तो हमारा ये इस तरफ आता जिसको हम पॉजिटिव लेते। तो 2EQ, देखो ये 2, ये EQ की वैल्यू, EQ की वैल्यू 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड cos थीटा। तो cos थीटा अगर हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करना चाहें तो हमें मिलेगा a/√r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको देखेंगे तो q इंटू 2a, ऊपर वाला सारा p हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 p/r3। पीछे कितना था, एक्सियल वाला कितना था 2p/r3, इक्वेटोरियल वाला कितना है p/r3। तो एक्सियल वाला जो है वो डबल है इक्वेटोरियल के, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। क्या होगा अगर एक उस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अगर ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, फोर्स तो जीरो हो गया, बट क्या टॉर्क जीरो हो, वो इसको घुमाएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको घुमाएगा। यहाँ पे प्लस QE फोर्स है, यहाँ पे माइनस QE फोर्स है, तो नेट फोर्स इज जीरो, बट टॉर्क क्या होता है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। अभी अगर आप इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना है, मतलब जो हम यूजुअली 2a लेते हैं। बट अगर ये ऐसे होगा तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जीरो है, बिकॉज दोनों एक ही लाइन पे है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। बट अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर ऐसे आ गया तो ये जीरो हो गया, और अगर ये ऐसे हो गया तो ये मैक्सिमम। समझ रहे हैं? तो 2a sin थीटा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 2a sin थीटा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टाउ क्या हो जाएगा, टॉर्क
ईदर फोर्स क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। क्यू इंटू टू ए क्या होता है? पी, पी ई साइन थीटा। इसको हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। इसको हम पी क्रॉस, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड टॉर्क, तीनों ही डाइपोल के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी। यू मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस वेल दिस डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो उस टाइम पे अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको भी उतना ही फोर्स मिला, इसको भी उतना ही फोर्स मिला। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा या इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, एक लीनियर मोशन में भी ये आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये ओनली रोटेशनल मोशन में आए। ठीक है, तो अगर हम इसको रखते हैं इस तरीके से, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू इस तरफ होगा, फोर्स ऑन क्यू इस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इस तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी इस तरफ होगा। अगर हम इसको एंटी पैरेलल रखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये मिनिमम की कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी टॉर्क आपका लगेगा नहीं, बिकॉज दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इस तरफ लेफ्ट की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इस तरफ होगी। अगर ये हमने इसको इस तरीके से रखा गया है तो ओके, इधर प्लस है, इधर माइनस है, और फील्ड आपका इस तरफ अगर जा रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये कभी कभी एमसीक्यू में काफी पूछ लिया जाता है। ना कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अगर हम देखेंगे तो गॉस थ्योरम फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है। स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ सकते हैं। इट सेज कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। सीधी सीधी बात है। अगर हम बात करें तो ये बोलना चाह रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, जिसके बारे में हमको पता भी है। तो फाई टोटल फ्लक्स जो है वो इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ये इंटीग्रेशन को जब हम एक गोल डंडा लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ई डॉट डी एस क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला भी था, इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। आप इसको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड ही याद रखिए। ई की वैल्यू हमको पता है 1/4π0 q/r² होती है। डी फाई किसके बराबर होगा? ई डी एस। अगर हम देखो, यहाँ पे हमने एक डायग्राम, ये अगर हम देखेंगे तो एक पूरा एक स्फीयर है जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस माना है। गॉसियन सरफेस इज दैट हाइपोथेटिकल सरफेस जो हम अपनी स्टडी के लिए लेते हैं, जिसके अंदर कुछ चार्ज होना चाहिए। जो दो चीजें हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। बिकॉज फ्लक्स के बारे में एक बार फिर बता देता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एस इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया का 90 डिग्री वाला पार्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया भी बाहर की तरफ है। सो डी फाई हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अपने को चाहिए फाई, तो डी फाई को इंटीग्रेट किया, ई तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो कि होता है 4πr²। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो इसमें अगर हम ई की वैल्यू रखेंगे तो 1/4π q/r², 4πr² यहाँ से रखा तो 4π से 4π गया, r² से r² गया, बच गया q/ε0। ये इसका प्रूफ है। इसका उल्टा भी सही है। इस कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। कभी कभी बहुत रेयर ये भी पूछा जाता है कि कूलम लॉ को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसके सारे स्टेप अगर आप उल्टे कर देंगे, प्लीज रेफर योर बुक एंड दैट डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस पार्ट। अगर हम देखें, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, एक चार्ज्ड वायर है, अगर ये एक चार्ज वायर है तो इसका जो फील्ड होगा इसके चारों तरफ सिलेंडर की फॉर्म में होगा, जिसके एक सरफेस होगा ऊपर, एक होगा नीचे और एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें अगर हम देखें तो सारा खेल ई और डी एस की डायरेक्शन का है। तो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर तो यहाँ पे हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, तो 90 डिग्री ई डी एस कॉस थीटा कॉस 90 जीरो। तो इसकी वजह से जो आपका फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। सेम नीचे वाला जीरो हो जाएगा, बिकॉज ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। बाकी बचा एरिया अपना ds1। अब इसमें क्या है, ई इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds1
इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हो गया 2 पाई RL E इंटू 2 पाई RL। फाई क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम Q की जगह यहाँ पे लैम्डा एल लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, सिग्मा ए लैम्डा एल रो भी कुछ भी हो सकता है, जो कि E इंटू 2 पाई RL के बराबर हम रख देंगे। तो E क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन। अगर एक हमने तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने वायर में देख लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मेरा हाथ है इसके दो सरफेस हैं, वैसे कोई भी प्लेट जो होगी उसके दो सरफेस होंगे। जैसे कि ये प्लेट हमने ली, इसका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा EA प्लस EA 2EA होगा। बट फ्लक्स तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q की जगह हमने सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, इसको हम 2EA के बराबर रखेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी आपसे पूछ जाएगा दो पॉजिटिव प्लेट हैं तो कैसे होगा, दो पॉजिटिव प्लेट हैं तो उसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक और भी आता है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अगर हम एक थिन स्फेरिकल सेल लेते हैं, शेल, ओके, लाइक ए स्फीयर, उसमें अगर हम तीन हम उसमें पॉइंट लेंगे। पहला, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है, करेक्ट। कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो बात ही खत्म। अगर हम सरफेस के ऊपर लेंगे, दूसरा हम उसके सरफेस के ऊपर ले लेंगे, सरफेस के ऊपर उसका मैक्सिमम होगा बिकॉज सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर ही है। अगर सरफेस से बाहर लेंगे, आउटर पॉइंट अगर लेंगे, करेक्ट, जो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, लेट मी शो दिस, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये आपके ये हो गया आपका सरफेस, ये हो गया डॉटेड लाइन, तो ये इससे बाहर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 Q बाई R स्क्वायर होगा। एंड इसकी वजह से, तो प्लीज रेफर दिस डेरिवेशन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, ठीक है। और अगर हम इसके डेरिवेशन की डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। सेंटर से लेके, ये है आपकी शेल, सेंटर से लेके सरफेस तक जीरो ही है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, गेटिंग इट। तो सेंटर से लेके सरफेस तक जीरो बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम बिकॉज सारा चार्ज वहां पे, एंड देन इट विल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो E इज 1/4 Q बाई R स्क्वायर यहाँ पे है मैक्सिमम, एंड देन इट विल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, पैराबोलिक होगा बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। एंड इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सो टिल दैट टाइम प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक। डेरिवेशन के बारे में खास बात ये है कि आप उसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी उसके ऊपर होल्ड बढ़ेगा। डेरिवेशन में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। बाकी न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टाइम यू हैव अ ग्रेट टाइम।